Which electromagnetic waves? What is optics? चश्मे के दुकान जाते हो, है ना? तो ऑप्टिशियन होता है, ऑप्टिक्स होता है। तो ऑप्टिक्स का बहुत सिंपल मीनिंग है, स्टडी ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विजिबल। ऑप्टिक्स का मतलब एक ही है, हम खास तौर पे किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, जो विजिबल बैंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो रे ऑप्टिक्स था। रे ऑप्टिक्स को हमने कौन सा नेचर माना था उस समय पे? लाइट के पार्टिकल नेचर। देयर आर टू नेचर्स, पार्टिकल नेचर्स एंड वेव नेचर। तो पहले वाले को हमने पार्टिकल नेचर। अच्छा, ये पार्टिकल नेचर एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, देकार्ते। क्या नाम था? देकार्ते, DESCARTES। फ्रेंच थे इसलिए क्या है? देकार्ते। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी 1637 में। कब? 1637 में। है ना? इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसमें इन्होंने बोला था कि भाई लाइट, विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको नाम दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स। दे वेर इलास्टिक मासलेस बॉडी। इलास्टिक इसलिए कि कहीं से टकरा के रिबाउंड हो जाता है, ठीक है। एंड मासलेस इसलिए क्योंकि आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ पत्थर फेंक के मार रहे हैं, ऐसा करके नहीं होता ना। तो इट वाज ऐसा उन्होंने थ्योरी प्रपोज किया। कब? 1637 में। तो उस समय और कोई थ्योरी नहीं थी, तो उसको और ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जो सबसे मुख्य साइंटिस्ट जो इंटरेस्टेड थे वो थे न्यूटन। तो न्यूटन ने 1675 के आसपास, है ना, इसमें लिखा नहीं है 60, वो तो हाइजेंस है, हाइजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। 1675 AD के करीब आइजैक न्यूटन ने एक किताब लिखी, उसका नाम था ऑप्टिक्स। उस किताब का नाम क्या था? ऑप्टिक्स। तो उस किताब में ये जो देकार्ते के जो थ्योरी थी उसको और आगे बढ़ाया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। वो 3 कार्डबोर्ड में 3 छेद किए, 3 कार्डबोर्ड में, है ना, और इधर पे कैंडल लगा दिया, और तीनों का अगर एक लाइन में रखते हैं तो आपको कैंडल का फ्लेम दिखता है। किसी भी कार्डबोर्ड को इधर उधर हिला देते तो आपको कैंडल का वो जो फ्लेम है नहीं दिखता है। तो इससे ये प्रूव किया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर डायरेक्शन। क्या प्रूव किया? लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर डायरेक्शन। तो उससे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो थ्योरीज थी वो प्रूव आउट हो गई। रिफ्लेक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेक्टिलिनियर थ्योरी से, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में रेज ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो प्रूव हो गया। लेकिन जो दूसरे थे ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो इस थ्योरी से प्रूव आउट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन ये जो भाई साहब है ना, न्यूटन, भारी फेमस आदमी थे, अमिताभ बच्चन थे वो साइंटिस्ट उस समय। तो ये जो बोल दिए वो बोल दिए, मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है, बोल दिया कॉर्पस्कुलर है तो सब मान गए। उसी समय पे 1678 के करीब एक डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिस्टियन ह्यूगन्स, हाइगन्स, लेकिन उसका जो असली प्रोनाउंसिएशन है वो डच लोग ही बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम, ऐसा ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगा? हाइजेंस बोलूँगा। आप हाइजेंस भी बोल सकते हैं, हाइगन्स भी बोल सकते हो, जो बोल सकते हो, नाम उनका यही था, है ना, समझ में। तो क्रिस्टियन हाइगन्स
इन्होंने एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं वेव थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि दिस लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, अभी हम लाइट को कौन सी थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, बाद में क्या हो गया वो, इन्होंने 1678 में बोला कि वेव थ्योरी है। तो जो क्रिस्टियन CHRISTIAAN, ये जो भाई साहब थे क्रिस्टियन हाइगन्स, वो इतने बड़े आदमी नहीं थे, है ना। ये अमिताभ बच्चन थे तो ये अमजद खान थे, तो इनकी कोई बात नहीं माना, है ना। तो वो थ्योरी आ गई थी, वेव थ्योरी आ गई थी, लेकिन उसको किसी ने नहीं माना, है ना। और क्या हुआ उसके आगे, कुछ और साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो इनकी भी बातें थोड़ी बहुत लोगों ने सुनी। तो एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फोकॉल्ट, हेनरी फोकॉल्ट। तो उन्होंने ये अच्छा, ये जो थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसमें ये बोला गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट वो डेंसर मीडियम में फास्ट है और रेयर मीडियम में कम है। उन्होंने जब ये इसको प्रूव आउट किया, जो भी थ्योरीज प्रूव आउट तो नहीं हुआ, थ्योरी को दिया, तो उसमें ये क्या प्रिंसिपल बताया कि व्हेन द लाइट एंटर्स द डेंसर मीडियम द स्पीड इंक्रीजेस एंड इन द रेयर मीडियम इट इज लेस देन। तो जो फुकॉल्ट थे ना, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव आउट कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन एयर। तो ये प्रूव आउट हो गया। तब जाके वो 1800 में कभी किए हों, 1850 में किए, 1850 में, हाँ, तब तक यही चल रहा था। न्यूटन तो न्यूटन, आज भी न्यूटन ही है ना। आज भी वो अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, है ना। उनके अभी भी जो बहुत सारे लॉज हैं वो वैलिड हैं, है ना। लेकिन इस केस में वो थोड़ा सा गलती कर बैठे, है ना। और इस केस में अभी सभी गलती कर बैठे। इनका भी जो थ्योरी है इट्स नॉट टोटली करेक्ट। अब बताते हैं कैसे करेक्ट नहीं, है ना। क्रिस्टियन हाइजेंस ने ये बोला कि लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव। क्या बोला उसने? मैकेनिकल वेव। वो जो मैकेनिकल वेव होते हैं उसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए, है ना। उसको मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के। तो लोगों ने बोला इसका मीडियम क्या भैया है, यहाँ पे तो ठीक है, वो सन से यहाँ तक कैसे आ रहा है। तो उन्होंने एक और इसको प्रूव आउट करने के लिए एक और थ्योरी दी कि भैया पूरा जो वर्ल्ड है ना, उसमें एक बहुत ही इलास्टिक और बहुत ही कम डेंसिटी वाला मटेरियल है जिसको बोलते हैं इथर। क्या बोलते हैं उसको? इथर। वो केमिस्ट्री वाला इथर नहीं, है ना। ये इथर किसी ने नहीं जाना आज तक, कौन सा इथर। लेकिन हाइजेंस ने इसको प्रूव आउट करने के लिए बोला कि वहाँ पे भी जैसे सन और अर्थ के बीच में भी वो एथर है, यहाँ पे भी वो एथर है, सब जगह एथर है। उस एथर में ही ये लाइट वेव्स प्रोपगेट होते हैं, है ना। आज हमको मालूम है कि ये जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स हैं, लेकिन उस समय उन्होंने क्या बोला था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोपगेट जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई एथर है उसके अंदर, यानी पूरी यहाँ पे हमारे चारों तरफ क्या है, एथर है, और उसी में ये लाइट वेव प्रोपगेट होते हैं। ठीक। अब वो बोले, एक क्वेश्चन आया कि भाई हम तो रेक्टिलिनियर मान के चलते हैं लाइट वेव्स को, यानी अगर वेव है तो ऐसा चल रहा है ना, जबकि रिफ्रैक्शन जो में जब मानते हैं तो रे ऐसा मानते हैं। तो वही जो चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले कि इसका वेव लेंथ जो है वो नॉर्मल विजिबल कोई भी ऑब्जेक्ट है इससे इतना छोटा है कि वो उस पर टकरा के डिफ्लेक्ट होता है ना। फिर ये वाले ने जो है डिफ्रैक्शन को नहीं वो समझा पाए, डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाए, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द एजेस वो नहीं समझ पाए। तो उसके लिए फिर और सारी थ्योरीज आई। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन 1678 डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजेंस suggested that light travels in the form of a longitudinal waves। क्या बोला?
it travels in a longitudinal waves just as the sound propagates through air. He proposed that light waves propagate through an all-pervading hypothetical medium called luminiferous ether. Later on, the existence of such medium wave was discarded due to its contradictory properties. फ्रेस्नेल एंड यंग इन्होंने ये शो किया कि जो प्रोपगेशन है वो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। हाँ हाँ, तो ना यानी मैंने अभी बताया हाइजेंस का भी जो थ्योरी था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। उसमें उन्होंने ये माना कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि ये बाद में प्रूव आउट हुआ। फ्रेस्नेल और यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि दिस आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। आगे जो ये जो वेव थ्योरी है उसमें और एक इम्प्रूवमेंट हुआ। हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, तो ट्रांसवर्स यानी किस टाइप के ट्रांसवर्स वेव्स, तो फिर आए मैक्सवेल साहब जो हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो मैक्सवेल ने फिर जो थ्योरी दी उससे ये समझ के आया, मैक्सवेल ने जस्ट प्रेडिक्ट किया था कि ये हो सकता है। क्या हो सकता है? लाइट वेव्स कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाद में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव आउट कर दिया। सो मैक्सवेल ने सजेशन दिया और बाद में ये प्रूव आउट हो गया कि दिस लाइट वेव इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब उसमें भी कुछ चीज़ें हम प्रूव आउट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर प्लैंक आए और प्लैंक ने और इसमें इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने क्या बोला? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ, प्लैंक्स वही वाले, है ना। तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी, अब वो जो पार्ट जो हम पढ़ने वाले थे वो इस साल आपके हाथ से ओमिट हो गया है, पोलराइजेशन। तो हम चालू करेंगे हाइजेंस थ्योरी से और आगे हम चढ़ेंगे उनके जो हाइजेंस प्रिंसिपल है उससे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको प्रूव आउट करेंगे। फिर इंटरफेरेंस भी देखेंगे, डिफ्रैक्शन भी देखेंगे, पोलराइजेशन नहीं देखेंगे। ओके, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हो गया। चलो अब हाइजेंस प्रिंसिपल। तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी जो कि कई बार हम जब देखते हैं ना तो एकदम सही लगता है, बिल्कुल सही। कभी आप आपके में जो एग्जांपल दिए वो बताता हूँ। तालाब गए हो, उसमें ऐसे पत्थर ऐसे तालाब में डाल दिया ऐसे, तो क्या होता है? वेव्स बनते हैं। किस टाइप के वेव्स बनते हैं वो? अरे ट्रांसवर्स वेव्स। तो तुम तालाब में जाने से पहले फिजिक्स पढ़ के गया था क्या? अरे ये देखो ट्रांसवर्स वेव्स। अरे भाई नहीं, उसको क्या दिखता है जब जैसे ही आप उसमें पत्थर डालते हो तो बिकॉज वाटर जो है ऐसा लिक्विड है कि वो थोड़ा सा दबता है पहले, क्योंकि पत्थर अंदर चला गया तो दबता है। अब इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही दबता है वो पट से ऊपर आता है एंड इट्स बिकम्स द सोर्स ऑफ अ डिस्टर्बेंस, है ना। आप फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ अ डिस्टर्बेंस। जैसे जहाँ पे पत्थर गया, पत्थर जैसे अंदर गया तो उसको पानी को दबाया, लेकिन पानी तो हट जाती है, लेकिन उस जगह पे क्या हो जाता है, एक फोर्स लग गया तो फिर वो ऊपर आती है। ठीक है, लेकिन ऊपर आने के बाद जैसे कि ये पत्थर गया, सपोज ये यहाँ पे पत्थर डाला तो पत्थर ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन आया, इसके प्रॉपर्टी के कारण में ऐसा बना, है ना। यानी अपनी जगह पे ऑसिलेट करने लगे पानी के मॉलिक्यूल्स, हो गए नहीं। अब मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ तो मैं अपने बगल वाले को उंगली करूँगा, मैं हो रहा हूँ तो मैं कूद रहा हूँ तो तू भी कूद, मैं अपनी थोड़ी एनर्जी उसको दे दूंगा, ए ले अब कूद। तो ये भी कूदना चालू करेगा ना, है, ये भी कूदना चालू करेगा और बगल वाला भी कूदने लगेगा, लेकिन ये ऑसिलेशन हो रहा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ तब ये ऊपर नहीं जा रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर मैं एकदम हाइट पे पहुँच गया तब तक ये आ रहा है, ठीक है, ये अपने हाइट पे नहीं पहुँचा है।
और मैं नीचे जाना चालू कर दिया, लेकिन इसके पास एनर्जी है तो ये उसी हाइट तक जाएगा जितनी मेरे पास एनर्जी थी। ठीक है, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे को फॉलो करेगा, नीचे जाएगा, है ना। तो ये ऐसा ऐसा ऑसिलेशन चालू हो गया। ये 2 जन का बता रहा हूँ मैं। फिर इसके ये भी अपना एनर्जी बगल वाले को देगा और फिर ये ऑसिलेशन करेगा, है ना। तो व्हाट वी सी फ्रॉम द टॉप, अगर ये टॉप से देखता हूँ मैं, है ना, ऊपर से देखते हैं तो ये सोर्स था, तो ये एक ऐसा वेव जनरेट होता है। फिर थोड़े देर ये इसका मूवमेंट कैसा होता है, इस डायरेक्शन में होगा ना, हाँ। और इसके पीछे एक और वेव जनरेट हो गया, फिर और जनरेट हो गया, फिर और जनरेट हो गया। ऐसा होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक सभी एक ही लाइन का, अगर चारों तरफ ये 3D है ना, तो चारों तरफ अगर एक ही साथ उछले हुए जितने भी बच्चे हैं उसको बोलेंगे वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे उसको? वेव फ्रंट। मैं उछला, मेरे बगल वाला भी उतनी हाइट में उछला है, उसके बगल वाला भी उतनी हाथ में उछला है, और हमको जाना कैसे? आगे। उछल उछल के कहाँ जाना है? आगे। जैसे मैं सोर्स हूँ तो मैं उछला, सामने वाला भी उछला, सामने वाला भी उछला, तभी तो वेव फ्रंट आगे जाएगी ना, है ना। तो जब अगर मैं उछला और मैंने अपनी एनर्जी सामने वाले को दे दी तो वो भी उछला, लेकिन वो जितने सर्कल में जितने लोग उछल रहे हैं एक साथ उछल रहे, कभी देखना, है ना, वो एक ही फेज में रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ही फेज में। वो ऐसा है तो ये भी वैसा है, ये भी ऐसा है, वो ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है, तो एक ही वेव में उछल रहे हैं, तभी आपको ऐसा गोला दिख रहा है। गोला दिखता है ना, पत्थर डालते हो तो, और वो गोले एक साथ मूव करते हैं। वो जो गोल दिख रहा है आपको, रिपल्स जो दिख रहे हैं, वो एक साथ मूव करते हैं ना। ऐसा आगे पीछे तो नहीं मूव करते कि ये आगे बढ़ गया और ये पीछे रह गया। ये वेव फ्रंट को अच्छे से समझ जाओ तो बाकी पूरा क्वेश्चन हिजन्स मस्त आदमी थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेव फ्रंट यानी वेव का फ्रंट, उसका चेहरा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ऊंचाई पे, फिर डेप्थ में, ट्रफ एंड क्रेस्ट, ऐसा। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेस। आपके बुक में वेव फ्रंट क्या लिखा है? सच अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स इन फेस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। समझ में आया क्या? नहीं आया है ना। अगर यहां पे डिस्टर्बेंस चालू हुआ है और मैं इसको काट दिया हूं अभी, है ना, एक सेक्शन कर देता हूं, ठीक है। यानी पत्थर अंदर जाने के बाद में पानी ऊपर आता है ना, देखोगे नहीं, स्लो मोशन में देखना कभी, तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, इलास्टिक है, ऊपर आया, फिर क्या करता है? वो बगल वाले को ट्रांसफर करता है। थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, मैं छोटा सा बना देता हूँ, है ना। तो ये जो है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो ये पूरा गोल दिखेगा ना। ये मैंने सेक्शन काट दिया है, यहाँ से ऐसे सेक्शन काट दिया है, ठीक है। तो ये बीच वाला है, यहाँ वाला, और ये ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? कभी देखना, जाके बाल्टी में एक आध कॉइन डाल के देखना, तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो ये जब, अगर ये इस पॉइंट में, हर एक पूरे गोले के इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर दूं, सबको जोड़ दूं, इसको बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? मैथ्स वाला पढ़े हो ना तुम लोग, लोकस, यही पढ़ा ना। हर एक पॉइंट को ऐसा ड्रॉ कर दूं तो मुझे सर्कल मिलता है। सर्कल मिलेगा ना? आ रहा है? थोड़ा इमेजिन करो, है ना। मैंने इसे जैसे ही डाला तो उस मिड पॉइंट से ही तो आगे बढ़ते जाता है, उसी सर्कल को आप वेव बोलते हो, जैसे जैसे बढ़ते जाता है। तो ये जो है, जो एक हर एक सर्कल है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे उसको? वेव फ्रंट। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेस, यानी ये जो जितनी ऊंचाई में है वो सभी पॉइंट उसी ऊंचाई में है। यहाँ का अगर बोलूँगा तो ये यहाँ का, ये सारे जो है ये उसके वेव फ्रंट होंगे। यहाँ का बोलूँगा तो सारे पॉइंट जो है सेम हाइट में है,
वो उसके वेव फ्रंट हो गए, यानी वो सेम फेस में है। वेव्स का पिछले साल आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन है A इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा t प्लस kx, ये पढ़ा था ना। तो ये क्या है, ये फेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज फेस। तो इसलिए फेस की, ये वेव की बात कर रहे हैं तो हम फेस की बात करेंगे। तो ये वेव फ्रंट में ये जो भी पॉइंट सब एक ही फेस में है वो वेव फ्रंट है, ठीक है। तो सच अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन फेस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही फेस में ऑसिलेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट। तो इसका मतलब क्या है, thus a wave front is defined as the surface of the constant phase. It is defined as the surface of the constant phase. एक पॉइंट है तो उसके वेव फ्रंट कैसे रहेंगे, ऐसा रहेगा। अभी हम शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स भी देखेंगे तो उसमें एक खास बात क्या रहती है वो बताएंगे। एक खास बात ये है कि वेव फ्रंट और वेव का प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जो वेव फ्रंट है और वेव का प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी बोला यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट है, सर्कुलर। लेकिन जब पत्थर डालते हो तो वो वेव फ्रंट बढ़ता कैसे है, ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ना। ये वाला कैसे जाएगा, बढ़ते 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 ऐसे। ये पॉइंट किधर जा रही है, इधर। तो ये वेव का प्रोपगेशन है, वेव किधर बढ़ रही है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बढ़ रही है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बढ़ रही है। हर एक वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बढ़ती है, कोई भी शेप हो, चाहे शेप कैसा भी हो, तो वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये ह्यूजेन साहब ने बताया था। ये क्लियर है। और जिस स्पीड से वेव बढ़ रही है वही वेव की स्पीड है। जिस वेव स्पीड से वेव फ्रंट बढ़ रही है वही वेव की स्पीड है। तो इसमें आगे लिखा है द स्पीड विथ विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। लिखा है ना, जिस स्पीड से वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ द वेव। और इट कैरीज द सेम एनर्जी विच इज स्टार्टेड एट द सोर्स, है ना। वो परपेंडिकुलर जो जा रही है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, इट कैरीज द सेम एनर्जी जो सोर्स से मिला है ना, जो इससे जितना एनर्जी मिला है उसको ही कैरी करके आगे बढ़ती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये क्लियर है क्या? चलिए, सो definition, a wave front is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. A wave front is a surface of constant phase. The speed with which the wave front moves outward from the source is called the phase speed या wave speed. अच्छा, अगर एक, जैसे मैंने ये बोला ये तो सरफेस में है, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट दिख रहा है। लेकिन अगर ये पॉइंट होता, अगर एक पॉइंट होता स्पेस में पॉइंट, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होता, स्फेरिकल। जैसे एक चार्ज है, उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, स्ट्रेट, रेडियली आउटवर्ड्स। तो क्या ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे नहीं जा रही हैं, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे जा रही है। तो अगर मैं बोलूँगी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसा बनेगा, एक पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल बनेगा कि नहीं। तो इसमें भी अगर बोले कि भाई इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। एक पॉइंट चार्ज है तो उसका स्फेरिकल। तो हमने अभी जो बोला द वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, है ना। तो अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो इसका वेव प्रोपगेशन कैसा होगा, कोई भी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर होगा कि नहीं, ऐसा
लेकिन आउटवर्ड्स, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होगा? आउटवर्ड्स। तो दिस इज द वे ऑफ प्रोपगेशन, और इसी को हम रे भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेव का रे, है ना। रे कैसे दिख रहा है? ऐसा कैसे जाते हुए दिख रहा है? तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, अगर ये पॉइंट की जगह एक स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता? अगर मेरा सोर्स, यहाँ पे सोर्स क्या है? पॉइंट है। अगर पॉइंट नहीं है, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जैसे एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है ऐसा। तो वेव फ्रंट का ये सोर्स है, तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल, है ना, क्योंकि वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है? ऐसा, और यहां पे एक सर्कल बन गया, है ना, यहां पे भी सर्कल बन गया, और सारे ऐसा। तो दिस इज, है ना, वेव फ्रंट ऑफ अ लाइन इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो आपको सिलेंडर की तरह दिखेगा। सो वेव फ्रंट ऑफ अ लाइन शेप क्या हो गया? सिलेंड्रिकल। परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो प्रोपगेट कैसे कर रही है वेव? कैसे प्रोपगेट कर रही है? चारों तरफ। अगर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, सन का है, सन से हमको लाइट आती है, तो कैसे आती है? ऐसे सन से आ रही है लाइट, है ना, हमारे तरफ आ रही है, तो कैसे आएगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस में है कोई सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, वहाँ से रेज आ रही है, तो हम क्या मान के चलते हैं? पैरेलल। रेस कैसे है? पैरेलल है कि नहीं? तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? वेव फ्रंट कैसा होगा? वेव फ्रंट सेम डायरेक्शन में होगा। इट्स परपेंडिकुलर टू द रे, परपेंडिकुलर टू द रे, तो इट विल बी अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रे। होगा कि नहीं होगा? है ना, और बहुत सारे होंगे, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन वेव फ्रंट। एक जब सोर्स लाइन था तो कैसा वेव फ्रंट जनरेट कर रहा था? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर एक सोर्स एक पॉइंट था तो कैसा वेव फ्रंट जनरेट कर रहा था? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइंस में अगर रेज आ रहे हैं तो इट विल जनरेट अ प्लेन वेव फ्रंट। इज दिस क्लियर? आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ड्राइंग बनाना आता है कि भाई बनाओ भाई, एक पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, है ना, एक पैरेलल लाइन से, या एक ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो आप उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? तो क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट, है ना। एक लाइन सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इससे आगे चलें भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा? रिफ्रैक्शन से पहले, रिफ्रैक्शन के बाद। एक कॉनकेव लेंस है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? रिफ्रैक्शन से पहले, रिफ्रैक्शन के बाद। मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा वेव फ्रंट बनेगा? कॉनकेव मिरर में कैसा वेव फ्रंट बनेगा? तो ये हम लोग अभी देखेंगे। वेव फ्रंट क्लियर है सबको? तो हाइजेंस के मैंने 2 बातें बताई, 3 और बातें बतानी जरूरी है ना। पहली बात, वेव फ्रंट क्या होता है? पहली बात, वेव फ्रंट क्या होता है? दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तीसरी बात, इट ट्रेवल्स विद अ स्पीड विच इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक, अब
प्रोपगेशन यानी जो डिस्टर्बेंस हुआ है, सोर्स में जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो प्रोपगेट होगा। वो प्रोपगेशन कैसे होगा? नहीं, वो परपेंडिकुलर प्रोपगेट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये वेव आगे बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, उसका कुछ मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक ये पॉइंट सोर्स है, हमने बोला कि रिपल्स फॉर्म करता है ना, सर्कुलर रिपल्स फॉर्म करता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे और कितना रिपल फॉर्म करता है, कितना एनर्जी वो आगे लेके जाता है, ये कैसे होगा? ये हाइजेंस ने बताया। ये पॉइंट सोर्स है, इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना दिया मैंने। क्या बना दिया? प्राइमरी वेव फ्रंट। ये सोर्स है, अच्छे से समझना, ये सोर्स है, ये उसका प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब ये जो वेव फ्रंट में है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अभी मैं सिर्फ 4 पॉइंट ले रहा हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ईच पॉइंट विल एक्ट एज secondary disturbance, and this secondary disturbance will generate secondary wavelets. wave fronts नहीं, wavelets। क्या? wavelets। समझिए इसको। तो this secondary disturbances will generate secondary wavelets। सपोज मैं सबके wavelets बना देता हूँ। ठीक है, एंड द टेंजेंट ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, अगर टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सेकेंडरी वेवलेट्स विल क्रिएट सेकेंडरी वेव फ्रंट। द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सेकेंडरी वेवलेट्स will create second wave front. Now each and every point of this second wave front will act as a tertiary disturbance. This tertiary disturbance will create their tertiary wavelets, and the tangent drawn to this tertiary wavelets will create tertiary wave front. तो ऐसे प्रोपगेट होते जाएगा। एकदम शॉर्ट में समझाया हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट वाइज समझाया हूँ। प्राइमरी सोर्स, इट क्रिएटेड इट्स प्राइमरी वेव फ्रंट। ईच पॉइंट इन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी सोर्स। द सेकेंडरी सोर्स विल क्रिएट देयर सेकेंडरी वेवलेट्स। द टेंजेंट ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ऐसे बढ़ते जाएगी। ठीक है, नाउ सपोज इसका जो स्पीड है, इस वेव की स्पीड है, वो मैं बोलता हूं कि ये v है। v इज द स्पीड ऑफ वेव, है ना। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ये प्राइमरी सोर्स में डिस्टर्बेंस हुआ। एट t इक्वल टू 0 प्राइमरी सोर्स में डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, सपोज एट t इक्वल टू t, यहां पे जो पॉइंट है वो चारों तरफ ट्रेवल कर रही है ना। यहां पे जो एनर्जी है वो चारों तरफ ट्रेवल कर रही है। तो एट t इक्वल टू t, व्हाट इज द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? एट t इक्वल टू 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, यही होगा ना। तो v इंटू टी। तो सपोज ये पूछा जाए कि भाई एट t इक्वल टू t1, सपोज एट t इक्वल टू t1, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स, तो कैसे निकालेंगे?
बहुत सिंपल। बहुत ही सिंपल है। एट टाइम t इज इक्वल टू t1 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, कैसे निकालेंगे भाई, ये तो स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है। एट t इक्वल टू 0 माई पोजिशन वॉज दिस, एट t इक्वल टू t1 व्हाट विल बी द पोजिशन vt1। तो मैं यहां से एक कंपास लिया, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ पे लगाया और उसका रेडियस लिया vt1, क्या लिया vt1, और यहाँ से एक आर्क खींच दिया, सब तरफ आर्क खींच दिया, ठीक से बन नहीं रहा है, आर्क खींच दिया किधर पे, क्योंकि एट t1 एट टाइम t इक्वल टू t1 ये डिस्टेंस कितना होगा vt1, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये मुझे क्या मिल गया, वेवलेट्स मिल गए। और यहां से मैं अगर मैं पूरा एक खींच दूं ऐसा, इस आपका टेंजेंशियल पॉइंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा, एक सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है ना। तो ये प्राइमरी से ये हुआ। अब ये ईच पॉइंट क्या हो गया, अगेन इट इज अ सोर्स, है ना। तो यहां से बोलेंगे इसके बाद किसी t2 टाइम पे, यहां से एट t2 टाइम सपोज वो यहां पहुंचा, अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं तो ऐसा बनेगा, है ना। तो यहां पे एक जगह पे हाइजेंस साहब फंस गए। कैसे फंस गए कि भाई ये ऐसा यहां पे ट्रेवल कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये बैक वेव भी तो जनरेट हो रहा है भाई, पीछे भी तो जनरेट हो रहा है ये। अगर ये ऐसा जनरेट हो रहा है तो इधर भी तो जनरेट हो रहा है ना। तो ऐसे भी तो जनरेट हो रहा है, ऐसे भी तो जनरेट हो रहा है, ऐसे भी तो जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है, क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमको जो लेना है वो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओनली फॉरवर्ड। एनर्जी किधर जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, पीछे तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए बैक वेव को हम जीरो मानेंगे। क्या बोल रहे हैं वो कि ये फॉरवर्ड जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ये दिया है आपके, कहाँ पे दिया है, हाँ। द अबव मॉडल हैज वन शॉर्टकमिंग, वी ऑल्सो हैव बैक वेव विच इज शोन एज d1 d2 in figure 10.2. Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction. Amplitude is maximum in the forward direction and in reverse direction it is 0. क्या बोले उन्होंने, रिवर्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड 0 है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो ये इन्होंने एक एडहॉक एजम्पशन लिया ताकि ये वैलिड रहे, इनका जो प्रिंसिपल है वो वैलिड रहे। तो हाइजेंस आर्ग्यूड that the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction and 0 in the backward direction. By making this ad hoc assumption, Huygens could explain the absence of the back wave. However, this ad hoc assumption is not satisfactory and the absence of the back wave is really justified from more rigorous wave theory. तो हमने जो जब ट्रांसवर्स वेव्स की बात करी और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी, तब ये जो चीज़ें हैं ना ये हट गई। इज दिस क्लियर। तो हमने वेव फ्रंट पढ़ा, वेव फ्रंट का प्रोपगेशन पढ़ा, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेव फ्रंट का शेप क्या होगा वो भी देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा एक आध ना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स आ रही है और एक कॉन्वेक्स लेंस में वो पड़ के उसका रिफ्रैक्शन हो गया, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा।
I'll draw a lens ठीक है, ये लेंस है, बहुत दूर से कहीं इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, तो कैसा आएंगे रेस? हाँ, पैरेलल, पता नहीं पैरेलल बनाएंगे नहीं बना है ना, और कहाँ जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस है तो है ना, फोकस में कन्वर्ज हो गए। तो वेव थ्योरी के हिसाब से इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? क्या रिफ्रैक्शन के बाद में वेव फ्रंट का शेप चेंज होगा? तो रिफ्रैक्शन से पहले मैंने बोला यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इधर है, तो इसका शेप कैसा रहेगा? प्लेन। मैं अभी तो बताया, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। प्लेन प्लेन होता है, और कैसे शेप का होता है? ऐसा होगा। ये प्लेन है ना, ये बोर्ड कैसा है? प्लेन है। ट्रेवल कैसे कर रहे हैं रेस? इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है ना। तो अगर रे ऐसा ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। ये मान के चलो ये जो मेरा पेट है वो प्लेन है ना, मैं तो बहुत फिट हूं ना। तो रेस कैसे जा रहे हैं? तो अगर मैं बोलूं रेस ऐसे जा रहे हैं तो वेव फ्रंट कैसा है? इसके परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया ये रे ट्रेवल कर रही है कि नहीं? तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो सारे रेस का अगर मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो ये बनेगा एक प्लेन। अरे भाई, एक दो रे थोड़ी आते हैं, इन्फिनिटी से मिलियंस ऑफ रेज आ रहे हैं ना। तो सबका अगर मैं परपेंडिकुलर एक पॉइंट में किसी पॉइंट में निकालूंगा तो प्लेन ही बनेगा ना। तो ये वेव फ्रंट कैसा है? इसका शेप प्लेन है ना। यहाँ पे वेव फ्रंट, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, इधर पे रिफ्रैक्शन हुआ तो इधर आ गया, और ये रेज कहाँ फोकस हो गए? ये कहाँ मीट करेंगे? फोकस में। यहाँ कैसे बनेगा वेव? स्फेरिकल शेप कैसा? ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? कि ऐसा रहेगा, ये वाला, ये वाला स्ट्रेट लाइन यानी प्लेन। वेव फ्रंट क्या बनेगा? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? ये है। अभी बताता हूं कैसे है, अब बताता हूं। ये ना इसीलिए मैं बोला ना ये रे डायग्राम बनाने के लिए आता है आपको। देखो हमने अभी बताया कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रे। वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रे। तो अगर यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? इसको अभी बोल देता हूं कि ये लाइट सोर्स है ना। भाई ये रे ऐसे आ रही है तो ऐसे जा भी तो सकती है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो मैं बोलूँगा ये लाइट सोर्स है, ठीक है। तो इस रे के परपेंडिकुलर क्या चीज़ होगा? एक सेंटर से कोई भी एक रेडियल लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। तो ये एक रेडियल लाइन है, ऐसा मैं एक रेडियस ये खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है इस पॉइंट? तो कैसा बन गया ये वेव फ्रंट? स्फेरिकल। और अगर इस फोकस से देखूं तो कॉनकेव, इस फोकस से देखूं तो कॉनकेव, और इस लेंस से देखूं तो कॉन्वेक्स। इस लेंस से देखो तो कॉन्वेक्स, इस फोकस से देखो तो कॉनकेव। इज दिस क्लियर?
तो कैसा वेव फ्रंट, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए इधर बिफोर रिफ्रैक्शन इट इज प्लेन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज स्फेरिकल बट कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू द फोकस। इज दिस क्लियर? चलो इसको बनाओ। इस जगह पे अब आप ट्राई करो। इस जगह पे अब मैं लगा दिया इस केस का, बताइए इस केस में क्या होगा? बनाइए रे डायग्राम। अब देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे बताना, ठीक है? हो सकता है मैं गलत हूँ। ये रेज ऐसे आए, ठीक, और यहाँ से करके ऐसे चले गई, ठीक है? ऐसे चले गए, ठीक है? तो ये हमने, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस? तो ये रेज डाइवर्ज हो गई, और अपेरेंटली ये किधर मीट हो रही है? अपेरेंट है इधर मीट हो रही है। इधर पे वेव फ्रंट कैसा है? क्या लाइट रेस इधर आ रही हैं? नहीं आ रही है। इधर से हम ये बता सकते हैं कि ये सोर्स है। क्या बोल सकते हैं? ये सोर्स है। वेव फ्रंट्स ऐसा बनना चाहिए, ठीक है? लेकिन बनेगी किधर? क्या माता? ये रिफ्रैक्शन से पहले बन जाएगी क्या? है? इधर तो प्लेन है, इधर तो प्लेन है, यहां तक तो प्लेन ही है, लेकिन वेव फ्रंट किधर बनेगी? क्यों भाई साहब? भाई रे तो इधर, अब तू बकवास मत कर, तू छोड़ दे। रे तो तू तो रिफ्रैक्शन ही नहीं करवाई, तू तो वापस ले आई इधर से। ये मिरर थोड़ी है, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 भैया, एक नंबर का ये क्वेश्चन है। एक नंबर में तुम बोलोगे कि मैं ऐसा बस इतना सा गलत हो गया, तो कितना नंबर देगा वो? है? तो ये समझ में आया वेव फ्रंट कैसे बने? अरे जिधर वेव है उधर रे है, उधर वेव फ्रंट बनाओ। जिधर रे है ही नहीं, ये तो एपरेंट है, उधर है ना वेव, ये रे। इज दिस क्लियर? चलो अब इसको चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा। अब ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। अब ये, हाँ ठीक है, ये क्या है? एक कुणाल साहू, कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये कॉनकेव मिरर है, अब ये तो वही रहेगा, है ना? अब बताओ, इसको करवाओ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसमें, रिफ्लेक्शन, और इसका वेव फ्रंट बताइए कैसा बनेगा? जो पहले बनाया था ना, वही था, है ना? ये फोकस है, तो यहां से अब आएगा, यहां पे पहले अपरेंट था, अब तो ले आएगी ना इधर। गलत बन गया थोड़ा सा, ठीक? तो ये प्लेन, जहां जब तक ये लाइट टकराएंगी तब तक प्लेन वेव फ्रंट, और यहां पे वेव फ्रंट कैसा है? ऐसा है, और ये फोकस। ये मिरर है, देखो ये मिरर है ना, अब ये सही है, ठीक है? चलो आप लोग बनाओ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बनाइए। वेव फ्रंट को आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ऐसे ही होगा ना रिफ्लेक्शन, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं होगा? बता रहा है ना, घुसा दे उसको ऐसे, है ना? रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा मिरर का। हाँ, तो वेव फ्रंट कैसा बना इसका? ऐसा बना। चलो इसका बनाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसका वेव फ्रंट बनाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, है ना? ये ऐसा, ठीक है, और ये आई रे बनाइए। ये सब चीज़ें ना आ सकती हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो हमारे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते। वेव फ्रंट बनाओ ना भाई, परपेंडिकुलर, रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो रे ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा वेव फ्रंट होता है। अरे इसमें सिर्फ 2 प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे दोनों साइड। देखो ये आया, ये रिफ्रैक्ट हुआ, और मैंने बोला है कि जब बाहर निकलता है तो टुवर्ड्स बेस ही जाता है ना? इधर वेव फ्रंट कैसा है? इसके परपेंडिकुलर। इधर की तरह कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत आराम से समझिए। ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आगे जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है, हमने ये हाइजेंस प्रिंसिपल से समझाना है। ठीक है, कैसा वेव फ्रंट बना? इधर प्लेन वेव फ्रंट बना, है ना? यहाँ तक गया, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे निकला, पैरेलल रेस ही निकले, और यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट बना? प्लेन ही बना। Point object will create spherical wavefront. Object at infinity will create plane wavefront. And a line object, line source will create cylindrical wavefront. Is this clear? आगे पढ़ना है कि बंद कर दूं?